नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। 178 जूनियर डॉक्टरों ने इस्तीफा देने के बाद किया रक्तदान, पेश की मानवता की मिसाल। 1 से 1.5 माह के अंदर सरकार पूरा कराए टीकाकरण, कहा कांग्रेस ने। सगौना गांव के लोग नहीं जानते थाना कचहरी, आपस में ही दूर कर लेते हैं आपसी विवाद। खबरें अब विस्तार से। कांग्रेस ने वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने एवं भारत के हर नागरिक को यूनिवर्सल मुफ्त वैक्सीनेशन दिलवाने कांग्रेस कमेटी ने कमिश्नर एवं कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम से सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि आज राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल के नेतृत्व में टीकाकरण को रफ्तार देने सहित अन्य मांगों को लेकर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी को ज्ञापन पत्र सौंपा गया। इस दौरान जिला शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू एवं ग्रामीण अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ला सहित अन्य कांग्रेसी उपस्थित रहे। वहीं इसी प्रकार कमिश्नर कार्यालय में आयुक्त अनिल सुचारी को पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ राज तिवारी एवं त्योथर जनपद पंचायत अध्यक्ष गीता माझी द्वारा ज्ञापन पत्र सौंपा गया। आपको बता दें कि इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि कोविड-19 ने लगभग भारतीय परिवार को अप्रत्याशित तबाही एवं असीम पीड़ा दी है। दुख की बात है कि मोदी सरकार ने कोरोना से लड़ने की अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ लिया है और लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि सच्चाई ये है कि केंद्र की भाजपा सरकार कोविड-19 के आपराधिक प्रबंधन की दोषी है। कोविड-19 महामारी के बीच वैक्सीनेशन ही एकमात्र सुरक्षा है। मोदी सरकार की वैक्सीनेशन की रणनीति भारी मूल्यों की एक खतरनाक कॉकटेल है। भाजपा सरकार ने वैक्सीनेशन की योजना बनाने का अपना कर्तव्य ही भुला दिया है। भाजपा सरकार निंदनीय रूप से वैक्सीन खरीदी से बेखबर रही। केंद्र सरकार ने जानबूझकर एक डिजिटल डिवाइड पैदा किया जिसमें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया धीमी हो गई। सरकार ने विभिन्न कीमतों के स्लैब बनाने में जानबूझकर मिलीभगत की, यानी एक ही वैक्सीन के लिए अलग अलग कीमत तय की गई है ताकि आम आदमी से आपदा में लूट की जा सके। जहां अन्य देशों ने मई 2020 से वैक्सीन खरीदने के ऑर्डर देने शुरू कर दिए थे, वहीं मोदी सरकार ने भारत को इसमें विफल कर दिया। केंद्र सरकार ने वैक्सीन का पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में जाकर दिया। मोदी सरकार और राज्य सरकारों ने 140 करोड़ की जनसंख्या में आज तक केवल 39 करोड़ वैक्सीन खुराकों का ऑर्डर दिया है। भारत सरकार के अनुसार 31 मई 2021 तक केवल 21.31 करोड़ वैक्सीन लगाई गई, लेकिन वैक्सीन की दोनों खुराक केवल 4.45 करोड़ भारतीयों को ही मिली है, जो भारत की आबादी का 3.17% है। पिछले 134 दिनों में वैक्सीनेशन की औसत गति लगभग 16 लाख खुराक प्रतिदिन है। इस गति से देश की पूरी जनसंख्या को वैक्सीन लगाने में 3 साल से ज़्यादा समय लग जाएगा। यदि ऐसे ही चलता रहा तो हम देश के नागरिकों को कोरोना की तीसरी लहर से कैसे बचा सकेंगे? इस सवाल का जवाब मोदी सरकार को देना होगा। प्रस्तुत है राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ राज तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। आज ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जो है हमारे जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण, जिला कांग्रेस कमेटी शहर और प्रमुख कांग्रेस जनों द्वारा कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से ये मांग की गई है कि जो कोविड से की चुनौतियां हैं, जिससे इस देश के लोग परेशान हैं और उसमें तरह तरह के जो विभिन्नताएं हैं, जिससे कन्फ्यूजन हो रहा है और समय पर लोगों को उपचार नहीं मिल रहा है, गरीब उस उपचार से, उस सुविधा से वंचित हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि टीकाकरण के जो है संख्या बढ़ाई जाए ताकि एक समय सीमा पर टीकाकरण देश में हो सके। नहीं तो इस प्रक्रिया में जो है तो बरसों लग जाएगा और जब तक बरसों में ये टीकाकरण पूरा होगा तब तक कोई दूसरा ट्रेंड उसका आ जाएगा। इस वजह से दिया कि इसकी डोज बढ़ाई जाए और समय सीमा पर, ताकि हिंदुस्तान के लोगों का जो है टीकाकरण हो सके। दूसरा, इसकी तरह तरह की कीमतें हैं। केंद्र सरकार खरीदेगी, दूसरी कीमत रहेगी। प्रदेश सरकार खरीदेगी, दूसरी कीमत रहेगी। प्राइवेट में अस्पताल में जाएगी, उसकी दूसरी कीमत होगी। तो इसका ये माने प्राकृतिक आपदा है, राष्ट्रीय आपदा है। ऐसे समय में इस देश के गरीब के लोग सहायता देने के लिए इसको निःशुल्क होना चाहिए, बिना किसी माने पैसे के माने सबका टीकाकरण होना चाहिए। और नहीं है तो कम से कम जो गरीब लोग हैं उनको एक सस्ते दर पर जो है टीकाकरण की व्यवस्था हो। इसके संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री के नाम से।
कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, तो कलेक्टर साहब भेजेंगे आगे राष्ट्रपति। मैंने मांग उठाई है कि हमारे यहाँ का जो पीकू है, पीडियाट्रिक आईसीयू जो है बच्चों का, उसको एक मजबूत आईसीयू बनाया जाए और अभी से उसमें सारी सुविधाएं दी जाएं। इंजेक्शन जो ब्लैक फंगस के लगने हैं, इसके विंध्य, चूँकि रीवा विंध्य का सेंटर है, कम से कम 10,000 वैक्सीन, 10,000 इंजेक्शन यहाँ के लग जाने चाहिए। जिस गति से हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं, टीकाकरण कर रहे हैं कोविड का, आपको बता दूं, आप आंकड़े उठा के देख लीजिएगा, 20 साल लगेंगे। और माफ़ कीजिएगा, शिवराज सिंह चौहान जी के पास 20 साल होंगे, लेकिन हमारे बच्चों के पास 20 साल नहीं है। बच्चों को इंजेक्शन नहीं लग सकता, इसलिए जितने भी वयस्क हैं उनको तुरंत 1 से 1.5 महीने के अंदर सबको वैक्सीनेट किया जाए और साल के अंत तक इसका वेट ना किया जाए। ये भी मैंने एक मांग सरकार के सामने रखी है। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल, 178 ने दिया इस्तीफा। सीनियर डॉक्टरों के कंधों पर आई बेपटरी स्वास्थ्य व्यवस्था। आज 100 यूनिट ब्लड डोनेट कर जूनियर डॉक्टरों ने जताया विरोध। मध्य प्रदेश सरकार ने जूनियर डॉक्टरों पर लगाए आरोप। संजय गांधी अस्पताल में ब्लड डोनेट कर जूनियर डॉक्टरों ने पेश की मानवता की मिसाल। उन्होंने कहा कि सरकार हम पर भी दिखाए संवेदना। हम आपको बता दें कि रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में आज 5वें दिन जूनियर डॉक्टरों के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार से की गई 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल जारी रही, जिसको लेकर तकरीबन 178 डॉक्टरों ने बीते कल सामूहिक इस्तीफा दे दिया। वहीं आज तकरीबन 100 इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टरों ने भी इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अब स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी दिखाई दे रही है। इलाज का पूरा दारोमदार अब सीनियर डॉक्टरों के कंधों पर आ गया है। वहीं हड़ताल में विरोध स्वरूप आज जूनियर डॉक्टरों ने ब्लड डोनेट कर मानवीयता भी दिखाई। कोरोना संकट काल में देवदूत बनकर लोगों की जिंदगियों को बचाने जूनियर डॉक्टर आज अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 178 जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा भी दे दिया है। वहीं इंटर्नशिप करने वाले 2 अन्य जूनियर डॉक्टरों ने भी इस्तीफा दे दिया तथा अब जूनियर डॉक्टरों के इस्तीफे के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था बेपटरी सी हो गई है। अब इसकी पूरी जिम्मेवारी सीनियर डॉक्टरों के कंधों पर आ गई है। बताया जा रहा है कि 6 सूत्री मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर बीते 4 दिनों से हड़ताल पर हैं तथा आज हड़ताल का 5वां दिन है, जिसमें विरोध स्वरूप आज जूनियर डॉक्टरों ने ब्लड डोनेट कर अपनी मानवीयता दिखाई। वहीं इलाज के लिए लोग परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों की मांग है कि उनकी समस्याओं को सुनते हुए स्टाइपेंड सहित अन्य मांगों पर विचार विमर्श कर उन्हें काम पर लौटने की अनुमति दे, परंतु बीते 5 दिनों में अब तक ऐसा देखने को नहीं मिला, जिसके चलते लगातार जूनियर डॉक्टरों का विरोध जारी है। दरअसल डॉक्टरों की माने तो संजय गांधी अस्पताल में कोरोना के अलावा ब्लैक फंगस के तकरीबन 200 मरीज भर्ती हैं। इसके अलावा अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीज भी लगातार अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। ऐसे में मरीजों का इलाज करना सबसे बड़ी चुनौती हो सकता है। इस दौरान रीवा मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से न्याय की गुहार लगाई है। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि सीएम प्रदेश भर में बैठे जूनियर डॉक्टरों का पक्ष सुने और उचित निर्णय लेकर उन्हें उनके काम पर वापस आने का सहयोग करें। इस संबंध में प्रस्तुत है जूनियर डॉक्टर रितेश दीक्षित एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी से प्राप्त जानकारी के अंश। क्योंकि रक्तदान कर हम ये बताना चाहते हैं कि आज हमारा रेजिग्नेशन हो चुका है, हम एक्टिंग डॉक्टर नहीं हैं। इसके पश्चात भी हम जनहित के लिए अपना रक्तदान कर यह सिद्ध करते हैं कि चाहे आप हमें बर्खास्त कर दें या हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दें या हमें जेलों में ठूस दें, लेकिन आज भी हम जनहित के लिए समर्पित हैं, थे और हमेशा रहेंगे। इसीलिए आज हमने रक्तदान शिविर लगाया है। इसमें अभी तक 60 यूनिट ब्लड हम डोनेट कर चुके हैं, जिससे हमारे होने ना होने से किसी भी मरीज को आपातकालीन अवस्था में रक्त की कमी ना आए। और कोरोना के समय में सबसे बड़ी समस्या जो उत्पन्न हो रही है वो ये है कि रक्तदान करने के लिए अस्पताल कोई आ नहीं रहा है। इसीलिए हमने अपनी तरफ से 60 यूनिट ब्लड अभी तक दान कर चुके हैं। अभी 40 यूनिट और दान होने वाला है। हाई कोर्ट ने आपकी स्ट्राइक को अवैधानिक बताया है, उस पर क्या कहेंगे? जैसा कि माननीय न्यायालय ने जो भी विचार किया है, जो भी विचार विमर्श किया है, न्यायालय के लिए न्यायालय ने अपनी तरफ से जो बोला है उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन एक ही हियरिंग में इस तरीके का कोई भी जजमेंट देना, ये एक तरीके से अन्याय की तरफ लेके जाता है। हम
हम डेमोक्रेसी में रहते हैं दूसरे पक्ष को सुनने के लिए। हमें लगता है कि आगे हमारी डिमांड्स को सुनने के लिए या फिर हम उस पर विचार विमर्श करने के लिए न्यायालय को अभी और समय लेना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है न्यायालय से। कितने डॉक्टरों ने आपके यहाँ संजय मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा दिया? अभी तक हमने 178 JDA थे जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन में, 178 जूनियर रेजिडेंट थे। हम सभी ने अपना लिखित रेजिग्नेशन डीन को फॉरवर्ड कर दिया है। हम सभी ने रिज़ाइन कर दिया है। चूँकि पूरे मध्य प्रदेश में 3500 डॉक्टर के लगभग हैं, सभी ने अपना रेजिग्नेशन दिया है। और साथ में हमारे इंटर्न्स हैं, इंटर्न्स जिनकी स्टिपेंड मिलता है 8,000 रुपये मध्य प्रदेश में, जो कि बाकी राज्यों से काफ़ी कम है। उनसे 12-12, 14-14 घंटे काम लिया जा रहा है, तो उन्होंने अभी अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। वो भी हमारे साथ में स्ट्राइक में शामिल है। ये कई सालों से आप लोग लगातार इस तरीके से धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी देखिए, ऐसा है कि 2018 में जो स्ट्राइक हुई थी उसमें सरकार ने हमसे वादा किया था कि हर साल 6% की वृद्धि की जाएगी स्टेपेंड में। लेकिन सरकार ने आज 3 साल 4 साल कंप्लीट होने को आ गए हैं, सरकार ने उसमें कोई भी वृद्धि नहीं की। जूनियर डॉक्टर्स स्ट्राइक पे हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं संजय गांधी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज? हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने हड़ताल को मद्देनज़र सभी वरिष्ठ चिकित्सकों की ड्यूटी वार्डों में लगा दी है और इसमें सारे जो कंसल्टेंट्स हैं वो संबंधित विभाग के चिकित्सकों के साथ अन्य विभागों के चिकित्सकों को समन्वित करके और रोस्टर बना दिया है। तो सभी विभागों में अभी फ़िलहाल वार्डों में इस तरह से बन गई है व्यवस्था। सर, OPD भी जैसे लगती है तो प्रभावित ना हो, इसके लिए कैसी व्यवस्था है? देखिए, OPD में तो पहले भी सीनियर चिकित्सक हमेशा से बैठते थे, तो वो अभी भी बैठ रहे हैं। जूनियर चिकित्सक उपलब्ध नहीं है वहाँ जो OPD में उस समय इनकी मदद के लिए, लेकिन वरिष्ठ चिकित्सक अपना काम अपनी जगह पर कर रहे हैं, तो मरीजों को सबको देख रहे हैं वो अपने अपने विभागों में। जैसे मौसम भी बदल रहा है और इस दौरान मरीजों की बढ़ने की संख्या भी रहती है, इसको क्या फिर आगे क्या व्यवस्थाएं की जाएगी? जैसे जैसे मरीज आते जाएंगे हमारे आवश्यकता अनुसार हम व्यवस्था करेंगे। मुझे आशा है कि ये हड़ताल बहुत लंबी नहीं चलेगी, हो सकता है जल्दी खत्म हो जाए। अब ये तो हम नहीं कह सकते कब खत्म होगी, पर हमारी तैयारियाँ हैं उसके लिए। इस समय सर अस्पताल में कोविड और ब्लैक फंगस के कितने मरीज होंगे लगभग? देखिए, कल की संख्या शाम की मुझे ये जानकारी थी कि 140 मरीज हैं हमारे पास टोटल, जिसमें से कोविड के भी मरीज हैं और करीब 30-35 मरीज जो हैं वो ब्लैक फंगस के। तो ये जानकारी संख्या घटती बढ़ती रहती है हर घंटे, करीब ऐसा है। सुनने में आ रहा है कि IMA भी एक हाल ही में स्ट्राइक कर रहा है और सपोर्ट करेगा जूनियर डॉक्टर, फिर उसके बाद कैसी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी? अब पहले IMA को इस तरह का कोई कदम उठाने दीजिए। आपका प्रश्न हाइपोथेटिकल है, तो इस पर क्या जवाब दूँ? IMA ने जारी किया अभी लेटर हाल ही में, देखते हैं आगे वो क्या करेंगे। अभी तो सैद्धांतिक समर्थन का लेटर जारी किया है उन्होंने। वहीं जब इस बारे में समाज सेवियों से चर्चा की गई तो उन्होंने भी जूनियर डॉक्टरों की मांगों पर सरकार को गंभीरता से विचार करने की बात कही। आइए देखते हैं क्या कहते हैं लोग। इस कोविड महामारी में समूचे मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की पूरी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। आज कोविड महामारी का प्रकोप समूचे देश में है। ऐसी परिस्थिति में जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल में जाना, लगातार इस्तीफा देने की बात कहना, इससे पूरा स्वास्थ्य महकमा परेशान हो चुका है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। हमारे प्रशासन से अनुरोध है कि आज इस स्वास्थ्य व्यवस्था को बनाए रखने हेतु समूचे डॉक्टरों से, जूनियर जो डॉक्टर जिन मुद्दों पर वो हड़ताल पे हैं उनसे डिस्कशन करना चाहिए, बातचीत का कोई रास्ता निकालना चाहिए। इसलिए कि यदि लगातार जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे रहे तो पूरी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी और निश्चित तौर से मरीजों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर एक साथ इस्तीफा दे दिए, यह बहुत ही दुखद है। इस कोरोना महामारी में जिस प्रकार से इन डॉक्टरों ने अपने जान को जोखिम में डालकर सेवा की है, वो कहीं ईश्वर से कम नहीं। चीज़ें बदलती रहती हैं, यहाँ पे राजनीति की बात नहीं है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी को तत्काल जूनियर डॉक्टरों की बात को मानना चाहिए, उनकी बातों को सम्मान देना चाहिए और स्थिति बिगड़ने न पाए, नहीं तो बहुत भयावह स्थिति होगी। सगौना गांव के लोग नहीं जानते थाना कचहरी, आपस में ही दूर कर लेते हैं आपसी विवाद। रीवा जिले की सिरमौर तहसील का गांव है सगौना, जिसे मनमुटाव विवाद विहीन गांव घोषित किया गया है। जिले का ये गांव और यहाँ के लोग समाज के लिए एक मिसाल बन गए हैं। इस गांव के लोगों ने आपसी प्रेम और भाईचारे की अनोखी मिसाल पेश की है, जहां गांव के लोगों को थाना और कचहरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
इनके आपसी रिश्ते इतने मधुर और मजबूत हैं कि कभी विवाद होता ही नहीं। यदि कोई मनमुटाव या विवाद होता है तो आपसी समझदारी दिखाते हुए सारे विवाद आपस में दूर कर लेते हैं। हम आपको बता दें कि आज के इस दौर में जहां छोटी छोटी बातों में लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और किसी भी घटना को अंजाम दे देते हैं, लेकिन रीवा जिले का एक ऐसा गांव भी है जहां रहने वालों में आपसी प्रेम और भाईचारे की मिसाल पेश की है। आपको ये जानकर आश्चर्य जरूर होगा कि आज के समय में ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये सच है। सिरमौर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बिलवा सुरसरी सिंह के अंतर्गत आने वाला सगौना गांव विवादहीन घोषित किया गया है। सगौना गांव में सबसे ज़्यादा आबादी अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की है। इनकी संख्या 250 है। वहीं सामान्य वर्ग के 100 लोगों की आबादी यहाँ है। पिछड़ा वर्ग के 30 और अनुसूचित जनजाति के 20 लोग हैं। विवाद विहीन योजना 2020 में इस गांव को विवाद विहीन घोषित किया गया है। इस गांव में आगे भी ऐसी स्थिति बनी रहे, इसके लिए गांव में 7 सदस्यीय सेवा दल गठित किए गए हैं जो लगातार गांव की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। साथ ही ग्रामीणों को समय समय पर विभिन्न जानकारियां दी जाती हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के बीच अटूट प्रेम है। यही वजह है कि इस गांव के लोगों को थाना जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि कभी कुछ मनमुटाव होता भी है तो आपस में बैठकर इसे दूर कर लेते हैं। गांव के प्रतिष्ठित लोग स्कूल परिसर में दोनों पक्षों को बिठाकर समस्या को दूर कर देते हैं। यही वजह है कि इस गांव के लोगों को FIR कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। पुलिस भी मानती है कि ये इस गांव के लोगों की अच्छी पहल है और दूसरों को भी इससे सबक लेना चाहिए। ये हमारे समाज और कानून व्यवस्था के लिए अच्छा उदाहरण है। यहाँ के गांव के लोगों को मिसाल के रूप में पेश किया जाता है। इनका कार्य बहुत ही सराहनीय है। हम आपको बता दें कि आज जहाँ भाई भाई का नहीं होता, पड़ोसियों का आपस में अच्छा रिश्ता नहीं रहता, लोग छोटी छोटी बातों में एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं, ऐसे में इस गांव का आपसी भाईचारा और प्रेम दूसरों के लिए मिसाल बनकर सामने आया है और लोगों को इनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से रिश्तों में मिठास रखनी चाहिए। आइए सुनते हैं इस गांव के स्थानीय निवासी तथा एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। होना है, मैं राजेश यादव यहाँ का पैरालीगल वॉलंटियर और सदस्य भी हूँ ग्राम सगौना में। और यहाँ आदिवासी ज़्यादा हैं यहाँ और जनसंख्या में, और वो पिछड़ा वर्ग कुछ है, सामान्य है। और यहाँ झगड़ा विवाद जो होता है आपस में बैठकर समझौता करा लिया जाता है ताकि थाने तक न जाए प्रकरण, और हो गए ही। आज तक नहीं। ठीक है। यहाँ सगौना में आबादी लगभग 400 है। इसमें हम 4-5 कमेटी में हैं और जो आपस में विवाद होता है आपस में बैठ करके हम कमेटी लोग उसमें आपस में टाल कर देते हैं कि आप थाने न जाइए, यहीं आपस में मिल जाइए, विवाद से कोई वो नहीं पड़ेगा। कभी थाने में कोई थाने मामला नहीं है। ये ग्रामीण सगौना है, सरपंच के माध्यम से कमेटी बनाई गई है। अगर कोई विवाद होता है कमेटी और सरपंच के द्वारा सुलझा लिया जाता है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई विवादित आगे जाता है और यहीं सब निर्णय हो जाता है। कभी यहाँ पे इस गांव में झगड़ा नहीं होता? कभी कोई झगड़ा हुआ भी तो यहीं निपटारा कर लेते हैं, आगे कोई हुआ नहीं। कैसे आप लोग रहते हैं गांव में, किस प्रकार इनको मेल जोल बना के रखते हैं? कमेटी बनाई गई है और मेल जोल करके रहते हैं। TI साहब के द्वारा बताया गया कि इस गांव की रिपोर्टें निश्चित रूप से बहुत कम आती हैं, ना के बराबर ही रिपोर्ट आती हैं। ये हमारे कानून व्यवस्था के लिए और साथ में एक सभ्य समाज के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है। जहां भी पुलिस बल की, कानून की, दंड की आवश्यकता कम से कम पड़े उस समाज को सभ्य समाज के रूप में जाना जाता है। तो बेलवा सुरसरी के लोगों ने निश्चित रूप से एग्जाम्पल पेश किया है कि वहाँ कोई विवाद होते नहीं है। अगर कोई विवाद ऐसा हो भी जाता है तो वो लोग आपस में सुलझा लेते हैं पंचायत के माध्यम से, आपसी सहमति के माध्यम से। मैं थाना प्रभारी को भी बोला है कि हमारे अभी जो ये कोरोना के संबंध में जो दिशा निर्देश हैं उसके संबंध में एक बार गांव का भ्रमण भी करेंगे और वहाँ पर लोगों को और जागरूक भी करेंगे वैक्सीन लगाने के संबंध में, साथ ही कोरोना से जो गाइडलाइन है उसके पालन कराने के संबंध में। सर, ऐसे गांव अथवा निश्चित रूप से बेलवा सुरसरी के गांव वालों ने एक उदाहरण पेश किया है। जैसा कि रीवा के मामले में आप लोग सब जानते हैं कि छोटे छोटे विवादों में
चाहे वो ज़मीन का हो, चाहे मेड़ का हो, चाहे खेत का हो, चाहे नाली का हो। छोटे छोटे विवादों में लोग एक दूसरे को मारपीट करते हैं बहुत बुरी तरह से। पूरा का पूरा परिवार, या तो एक परिवार जेल चला जाता है, दूसरा परिवार चोटों के कारण से परेशान हो जाता है, तो दोनों परिवार ही बर्बाद हो जाते हैं और ज़मीन वहीं, मामला वहीं रखा रह जाता है। तो ऐसे में बेलवा के लोगों ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल पेश किया है रीवा के लोगों के लिए, रीवा के उन विवाद करने वाले लोगों के लिए भी जो लगातार किसी न किसी कारण से छोटे छोटे विवादों को बड़ा रूप दे देते हैं। तो मैं उन लोगों की बहुत ही सराहना करता हूं और उम्मीद करूंगा भविष्य में भी उन लोगों से, बेलवा के लोगों से रीवा के लोग सीखें। सफल सर्जरी से स्वस्थ हुए ब्लैक फंगस के 12 मरीज, गंभीर रूप से संक्रमित 11 ने गंवाई अपनी जान। रीवा के संजय गांधी अस्पताल सहित सुपर स्पेशलिटी और मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए ब्लैक फंगस के मरीजों का बेहतर इलाज करने के लिए डॉक्टर लगातार प्रयासरत हैं, जिसके चलते रीवा के मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 12 ब्लैक फंगस के शिकार मरीजों का सफल ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद वे स्वस्थ होकर अपने घर जा सके। वहीं 59 लोगों की एंडोस्कोपी की गई, जबकि 11 गंभीर रूप से संक्रमित होने के कारण उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। हम आपको बता दें कि रीवा के संजय गांधी अस्पताल सहित सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए ब्लैक फंगस के मरीजों का बेहतर इलाज करने को लेकर डॉक्टर लगातार प्रयासरत हैं, जिसके चलते रीवा के मेडिकल कॉलेज में तकरीबन 12 ब्लैक फंगस के शिकार मरीजों का सफल ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद वो स्वस्थ होकर अपने घर जा सके। वहीं 59 लोगों की एंडोस्कोपी की गई, जबकि 11 गंभीर रूप से संक्रमित होने के चलते 11 मरीजों को जान गंवानी पड़ी। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस नाम के संक्रमण ने लोगों की परेशानी बढ़ाई है तथा लगातार आवाम लोग इसकी जद में आते हुए देखे जा रहे हैं। इसके कारण डॉक्टरों की परेशानी भी बढ़ गई है तथा ब्लैक फंगस के शिकार मरीजों को लेकर अस्पताल प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर की माने तो रीवा में अब तक तकरीबन 59 एंडोस्कोपी की गई हैं। इसके अलावा 12 लोगों की सफल सर्जरी कराई गई है। वहीं तकरीबन 36 मरीज अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं, जिनमें 6 की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की माने तो मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत इलाजरत तकरीबन 11 मरीजों ने अब तक अपनी जान गंवाई है, जिनकी मौत का कारण देर से अस्पताल पहुंचना भी बताया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे लोग जिन्होंने इलाज लेने में देरी कर दी तथा ब्लैक फंगस का संक्रमण उनकी नाक और आंख में घर कर गया, जिसके कारण उनकी मौत हुई। डॉक्टर मनोज इंदुलकर का कहना है कि ब्लैक फंगस से संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर मेडिकल कॉलेज में बेहतर व्यवस्था बनाई गई है, जिसके चलते उनकी कोशिश है कि किसी भी प्रकार की समस्या न आने पाए। प्रस्तुत है इस संबंध में डॉक्टर मनोज इंदुलकर से प्राप्त जानकारी के अनुसार। कुछ चैनल में ये कहा गया है कि 36 मरीज काफ़ी सीरियस इसमें भर्ती हुए थे और उसमें 6 काफ़ी गंभीर थे, और ये भी कहा गया है कि जो ऑपरेशन न होने की वजह से कुछ मरीजों की मृत्यु हुई है, और साथ में ये भी कहा गया है कि इंस्ट्रूमेंट की कमी की वजह से इस तरह का अभाव हुआ है। तो मैं ये इस बात का खंडन करना चाहता हूँ, और ये तथ्यहीन है कि किसी भी मरीज़ की ऑपरेशन के अभाव में मृत्यु नहीं हुई। मृत्यु का जो मुख्य कारण होता है ब्लैक फंगस में, जो सर्वविदित है, शुरुआत के तौर पर ये नाक के रास्ते जो साइनस होते हैं वहाँ रहता हैगा, और कई बार आँखों में जाता है, और उसके बाद फिर ये ब्रेन में चला जाता है। तो जो इन्फेक्शन जब ब्रेन में पहुंच जाता है और ब्रेन के सभी हिस्सों में ख़राब करने लगता है, ऐसी परिस्थिति में मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। तो हमारे यहाँ पर अधिकतर मरीज जो साइनसिस तक के थे, आँखों तक सीमित थे, उनका सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। हमारे यहाँ पर 59 लोगों का एंडोस्कोपी गई हैगी। इसके अलावा सफलतापूर्वक 12 लोगों की सर्जरी करके इस ब्लैक फंगस को पूरी तरह से निकाला गया हैगा, और साथ ही साथ में इन लोगों को मेडिसिन भी दी गई है, और आज ये लोग स्वस्थ है, हमारे वार्ड में भर्ती है, इनका कोर्स चल रहा है। तो ये कहना तथ्यहीन है कि ऑपरेशन के अभाव में ब्लैक फंगस की वजह से मृत्यु हुई है। ये मृत्यु का कारण जैसे मैंने बता दिया हैगा कि जब बीमारी बहुत एक्सटेंसिव हो जाती है, काफ़ी लेट हो जाते हैं व्यक्ति, तो मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। तो समय रहते अगर वो हमारे पास ये मरीज माइल्ड केस के रूप में, जब ये बीमारी शुरुआती तौर पे अगर हमारे पास आ जाते हैं, तो इसका हम लोग इंडोस्कोपी से जांच कर लेते हैं और तत्काल इसका ऑपरेशन कर लेते हैं।
हमारे यहाँ सभी ऑपरेशन की सुविधा है। पूर्व में भी इस तरह के जो केसेस रहे हैं तो वर्ष में 1 या 2 बार आते थे तो ये सर्जरी की जाती थी। और इसके अलावा हमारे यहाँ पर शासन के द्वारा दी गई मेडिसिन, एम्पोट्रिसिन बी और पोसाकोनल टैबलेट भी इन मरीजों को प्रदान की जाती है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।